बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लॉ ऑफ मोशन, मुझे थोड़े बेसिक्स पता रहने चाहिए आप लोग को, मुझे नहीं, मुझे तो पता है आप लोग को बेसिक्स पता रहना चाहिए लॉ ऑफ मोशन के अंदर. वी हैव स्टार्टेड विथ मैकेनिक्स. व्हाट इज मैकेनिक्स? व्हाट इज मैकेनिक्स? हमने पढ़ा था, ये वर्ड सुना है कभी मैकेनिक्स? सर पहली बार सुन रहे, हाँ ना, पहली बार सुन रहे, सुना है सच्ची? मैंने तो नहीं बताया. अच्छा क्या होता है मैकेनिक्स ऐसे जनरल, क्या होता है मैकेनिक्स ऐसे जनरल, क्या होता है? मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये एक मैकेनिक्स है. ये यहां पे रुका हुआ है, ये एक मैकेनिक्स है. ये फैन घूम रहा है, ये एक मैकेनिक्स है. मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स या साइंस विच डील विद द बॉडी मूवमेंट और रेस्ट. या तो बॉडी मोशन में हो सकता है या तो बॉडी रेस्ट पे हो सकता है. अब आपको याद आएगा मैकेनिक्स के अंदर दो पार्ट, स्टैटिक, डायनामिक्स. अब याद आ रहा है? स्टैटिक मतलब रेस्ट, डायनामिक्स मतलब मूविंग. डायनामिक्स के अंदर दो पार्ट, क्या 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 क्या? काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स. याद आ रहा है? इसमें से काइनामेटिक वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा था. यस यस इज कमिंग. हमने काइनामेटिक्स ऑलरेडी एक बार पढ़ा था. यस. काइनामेटिक्स क्या होता है? व्हाट इज काइनामेटिक्स? इक्वेशंस होते हैं विच डील विद द बॉडी मूवमेंट्स. बराबर. ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, तो वहां पे काइनामेटिक्स इक्वेशंस आते थे. काइनामेटिक्स इक्वेशन से हम क्या ढूंढते थे? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये टर्म्स ढूंढते थे विदाउट कंसिडरिंग इनटू कॉज. हम ऐसा देखते थे क्या, ये अर्थ मूव हो रहा है, क्यों मूव हो रहा है, ये हम लोग कभी पढ़े थे क्या? नहीं. ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, क्यों गया, ये हमने स्टडी किया था क्या? यहां तक क्लियर है? तो जिसके ऊपर वी आर नॉट कंसिडरिंग कॉज, वी आर नॉट कंसिडरिंग कॉज, उसको बोलते हैं काइनामेटिक्स. याद आ रहा है? मैं वापस बोल रहा हूं पुराने चैप्टर का. आर यू अवेयर अबाउट काइनामेटिक्स? नो. ओके. थोड़ा इनके लिए बेसिक जाता हूं मैं. यू जस्ट लेट मी नो यहां पे नहीं समझ रहा है सर, बिकॉज बेसिक्स आपको नहीं पता है, डोंट वरी. देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स. बाप रे कितना ये किया है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स. ओके. मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज, बोलो बोलो बोलो, स्टैटिक्स, एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक मतलब रेस्ट. दोस्त ये फोन यहां पे रखा क्यों है? क्यों क्यों जादू है? नहीं सर, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है. सर रेस्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता क्या? लगता है सर. कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल नहीं लगता है. ग्रेविटेशनल तो कोई गिर रहा है, कोई तो एक फोर्स लगता है. कौन सा? ये वर्ड सुना है तुमने? अगर एक ऑब्जेक्ट है सो बॉटम से एक फोर्स लगेगा, रिएक्शन. सुना ये वर्ड, रिएक्शन फोर्स. बैलेंसिंग फोर्स सुना है? तो दिस इज रिएक्शन फोर्स. सो देयर इज ऑल्सो सम फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. सो जब इसके ऊपर स्टडी करता हूं, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट विच? स्टैटिक्स. समझ में? उसको स्टैटिक मैकेनिज्म बोलते हैं मैकेनिक्स के अंदर. एक कार है, मूव कर रहा है. एक बॉल है, ऊपर जाके नीचे गिर रहा है. करेक्ट. एक पत्थर है, इसके सिर पे मार रहा हूं. जहां पे बॉडी का मूवमेंट्स होगा, क्या होगा दोस्त? मूवमेंट होगा. दैट ऑल डील्स विथ, इज इट क्लियर? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो इट डील्स विथ डायनामिक्स. व्हेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब समझा ना, बॉडी. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी, बेंच हो सकता है, ये हो सकता है, पंखा हो सकता है, हर चीज ऑब्जेक्ट है. इंसान भी बराबर, ये बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है. देन जिसके ऊपर स्टडी करते हैं उसको बॉडी बोलते हैं. इज इट क्लियर? या ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ओके डन. सो दिस डील्स विथ डायनामिक्स व्हेन द बॉडी इज व्हाट? मूविंग. इज इट क्लियर? डायनामिक्स इज फर्दर डिवाइडेड
Dynamics is further divided into how many parts? Two parts. Anyone? Kinetic and kinematics. Is it clear? First one is kinetics, kinematics. ये अभी तक हमने थोड़ा भी नहीं देखा है, ये हमने थोड़ा भी नहीं देखा है, बट ये सर इसको तो बहुत अच्छे से देखा है, हाँ ना? यस. मे आई नो द थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन न्यूटन्स ने डिराइव किए थे, तीन काइनेमेटिक इक्वेशन, न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशन या काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको. यस, वो तीन काइनेमेटिक इक्वेशन है, मुझे नहीं पता, आप बताओगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है. सर ये क्या है, क्या लिख दिया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एबीसीडी लिख दिया आपने. अरे भाई ये कुछ नहीं, तीन न्यूटन्स ने इक्वेशन बोले और तीनों इक्वेशन सेम है. तीनों इक्वेशन सेम है, हाँ सर सेम है. कोई भी इक्वेशन कभी भी यूज करो, तीनों से सेम आंसर आएगा. दिस आर मैथमेटिकल इक्वेशन जो एक ही फॉर्मूले से प्रूफ किया था हमने बार बार, याद है? इसका प्रूफ हमने किया है. यस. व्हाट डज वी स्टैंड फॉर? कौन सा? What does U stand for? What does A stand for? And T stand for? S stand for? Displacement. Example लेते हैं तो समझ में आएगा. For example, मेरे पास एक बाइक है, करेक्ट? मेरी बाइक है, ये बाइक का नाम है BMW. साक्षी का फेवरेट है ना, उसके लिए BMW, करेक्ट? बाइक इज एट रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई दोस्त? इट हैज ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस, एस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड. यस, समझ रहे हैं? ओके. भाई जब वो ट्रैवल करेगा तो उसको कुछ तो स्पीड रहेगा. कौन सा वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट? एक्सलेट करेगा अपने आप को, या तो यूनिफॉर्म, या तो एक्सलेटिंग, या तो डी एक्सलेटिंग. तो वहां पे क्या काम करेगा? एक्सीलेशन. एक्सीलेटर देते हम लोग तो मूवमेंट ऑकर होता है. तो ये सारे टर्म्स में से कोई भी एक टर्म आपको अगर ढूंढना है, वी यूज काइनेमेटिक इक्वेशन. कहीं पे भी ऐसा मैंने वर्ड बोला क्या? व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? हैव आई कंसीडर, अरे वेलोसिटी इतना कॉज क्यों हुआ? व्हाई बाइक हैज स्टॉप्ड? मैं कहीं पे भी ये स्टडी कर रहा हूं क्या? नो, ओनली आई एम स्टडीइंग फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड. इज इट क्लियर? मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं. सो विदाउट कंसिडरिंग कॉज, विदाउट कंसिडरिंग, उसको क्या बोलते हैं दोस्त? इज इट क्लियर? कंसिडरिंग द कॉज, कॉज को कंसिडर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्त? समझ में आया? व्हाट इज काइनेमेटिक, व्हाट इज काइनेटिक? ये मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ये टर्म्स दिए टेक्निकली, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट टर्म, बराबर? उसके लिए मैं काइनेटिक और काइनेमेटिक्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूं. इज इट क्लियर? सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज काइनेमेटिक, इट इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक मैकेनिज्म, बराबर, विच डील्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी विदाउट कंसिडरिंग कॉज. एंड विदाउट वर्ड को हटा दो, कंसिडरिंग. समझ में आए यहां तक? डायनेमिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, तीन वर्ड अच्छे से क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? ओके, डन. चलते हैं बैक टू सब्जेक्ट. हाँ, एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है. ये पढ़ लो एक लाइन और मन में रख लो, ठीक है? ये बार बार याद रखो. ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोर्स. फोर्स होता क्या है? फोर्स आप बोलेगे सर छोटा सा चीज है, इसको इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? बिकॉज न्यूटन्स ने बोला कि फोर्स स्टडी करना जरूरी है, और फोर्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, बराबर? फोर्स एक पूरा एक टॉपिक है. सो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच में मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी और change the direction of a moving body or change the shape of the size of the body.
ये सब कुछ फोर्स है, बराबर। लेट अस अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल, बराबर। फर्स्ट क्या बोला है, फोर्स इज एक्सटर्नल एफर्ट्स। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट्स है। व्हाट इज एफर्ट, व्हाट इज एफर्ट? सिंपल भाषा में एफर्ट क्या होता है? एफर्ट, करेक्ट। एफर्ट का मतलब हुआ टू अप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, ये माउस यहां पे रेस्ट पे है, एम आई राइट? अब मेरे बॉडी में एनर्जी है, मैंने इसको दिया, मींस आई हैव अप्लाइड सम एफर्ट, बराबर। वो एफर्ट वर्ड को फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। क्यों? वो बॉडी रेस्ट पे था। बॉडी कैसा था दोस्त? उसको मैंने क्या कर दिया, रेस्ट से मूविंग कर दिया। सो व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, सम एफर्ट इज अप्लाइज टू स्टार्ट द बॉडी, टू मूव द बॉडी। इज इट क्लियर? या उल्टा, कोई बॉडी मूव हो रही है, मैं आके जोर से ऐसे साक्षी को खड़ा करता हूं आगे, बराबर। कोई कार मूव हो रही है और बोलता हूं खड़ा हो जाओ और उसको रोको कार को, साक्षी रोक लेती है, करेक्ट। उसने क्या किया, अपोजिट फोर्स लगाया। जो फोर्स आ रहा था उसके अपोजिट थाइनोस जैसा फोर्स लगाया और उसको रोक दिया कार को। इज इट क्लियर? सो यहां पे फोर्स उल्टा काम किया। पहले स्टेट में क्या था, बॉडी मूविंग रेस्ट था, उसको क्या किया, सुपर्ब। ये केस में क्या था, बॉडी उसको क्या किया, स्टॉप किया। समझ में आ रहा है? सो दैट एक्सटर्नल एनर्जी, दैट एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, बराबर। वो एफर्ट को ही फोर्स बोलते हैं, कोई दूसरा फोर्स नहीं आएगा, वो एफर्ट ही फोर्स है। बिकॉज मेरे अंदर एनर्जी स्टोर थी, आई हैव अप्लाइड दैट ऑन ऑब्जेक्ट एंड आई हैव स्टार्टेड दैट बॉडी मूविंग। इज इट क्लियर? ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। फोर्स क्या, अच्छा देखो, एक तो बॉडी मूव रेस्ट रहेगा तो क्या होने लगेगा, मूविंग। एक मूविंग रहेगा तो क्या होने लगेगा, रेस्ट। या तो चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल एक बॉल रोल होके मेरे पास आ रहा है, एक बॉल रोल होके मेरे पास आ रहा है, मैंने फोर्स लगाया और उस साइड मार दिया। अब वो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। यस, हियर द फोर्स वाज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन। इन द फर्स्ट केस फोर्स वाज यूज्ड टू स्टार्ट द बॉडी मूविंग, सेकेंड केस टू स्टॉप द बॉडी मूविंग, थर्ड केस चेंज द डायरेक्शन। फोर्स का कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। फोर्स बोलता है एक एक्सटर्नल एफर्ट है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओ उसका मोशन चेंज करने के लिए। रेस्ट पे है तो मूविंग, मूविंग है तो रेस्ट, और या तो डायरेक्शन चेंज। नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सीलरेट करने के लिए। एक्सीलरेट मतलब एक बॉल है, कम स्पीड में जा रहा है, फोर्स लगाया, स्पीड बढ़ गया, वो काम करने के लिए काम आएगा। एग्जांपल्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, एग्री। कैन स्टॉप अ बॉडी, एग्री। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, एग्री। हाँ ना, फोर्स चेंज कर सकता है कोई भी बॉडी का स्पीड? हाँ सर, कर सकता है, आराम से कर सकता है। आप एक कार है, स्लो घूम रहा है, आप सब लोग मिल जाओ कार को धक्का मारो, यू हैव अप्लाइड सम एक्सटर्नल एफर्ट, दैट एफर्ट इज नथिंग बट फोर्स। आपने लगाया एफर्ट, बट वो काम करेगा एज अ फोर्स, बराबर। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, एग्री। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, दिस आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? प्लीज सिर्फ फोर्स का डेफिनेशन लिख के ले लो, ये जरूरत नहीं इफेक्ट का, इसी से निकाला हुआ चीज है। यू शुड नो दिस एंड दिस इज द डेफिनेशन। आगे बढ़ते, हमने फोर्स पढ़ा। नेक्स्ट, व्हाट इज फोर्स? अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एग्री। फोर्स दो तरीके से लगा सकते हैं, पुश, पुल, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये नैतिक है, ये एक बार बताया था ना, पुश पुल, नहीं पहली बार बता रहा हूं, ठीक है। ये नैतिक है, करेक्ट। ये नैतिक को मैंने धक्का मारा, धक्का मारा, इस वर्ड इज पुश। ये क्या किया मैंने, पुल। अबे कुछ खाया कर यार। फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट, यस। फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करता है। व्हाट इज एक्सीलरेशन? हमने पढ़ा है, क्या है एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी एज पर टाइम इंटरवल। मतलब अगर फर्स्ट 0 to 10 सेकेंड्स में देखूंगा मैं, उसकी वेलोसिटी जो रहेगी अगले 10 सेकेंड्स में उसके कंपेयर में चेंज रहेगी। इट कैन बी 2, इट कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीज हुआ तो एक्सीलरेशन, डिक्रीज हुआ तो डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? सुना है ये वर्ड? ओके। सो फोर्स कॉज करता है एक ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करने के लिए, टू स्पीड अप, टू स्लो डाउन,
टू चेंज द डायरेक्शन, ये लिख के ले लो। सो कोई भी आपसे आज से बात कोई भी पूछेगा व्हाट इज फोर्स, यू कैन से अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट या एफर्ट अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट। So we have studied what is force. What is force? A force is a push or pull of an object. या तो push करेंगे, push, pull of an object is known as force applied. Force की what is the use of force? Force is used to cause these types of motions, to change, to stop या to speed up. Is it clear? आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बराबर। कॉन्टैक्ट फोर्स, बराबर। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कोई ऑब्जेक्ट को टच किया और वहां पे फोर्स डेवलप हुआ। कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हम लोग, बराबर। एयर के अंदर है, हवा में है। एनी एग्जांपल ऑफ सच काइंड जहां पे कॉन्टैक्ट नहीं है? अनकॉन्टैक्ट या कोई ऐसा है एग्जांपल जहां पे कॉन्टैक्ट नहीं है बट फिर भी फोर्स लग रहा है? मैं ऐसे कर रहा हूं और ये पीछे जा, पीछे जा, जा थोड़ा सा, हाँ ये फोर्स लगा। ऐसा कोई फोर्स? एनी एग्जांपल? कोई एक एग्जांपल दो जहां पे मैं टच करूं, ऐसे करूं, फूंक मार रहा हूं। हाँ बोल सकते एक तरह से, लेकिन वो भी तो मैं हवा मार रहा हूं तो हवा उसको कांटेक्ट कर रहा है। कुछ ऐसा फोर्स जो दिख नहीं रहा बट फोर्स लग रहा है। मैग्नेट। मैग्नेट में एक मैग्नेट नॉर्थ पोल का है और दूसरा भी नॉर्थ पोल का है, दोनों सामने रखो, क्या होगा? रिपेल्स होगा। रिपेल्स, रिपेल्स मतलब अपोजिट, अवे। देयर इज सम मैग्नेटिज्म फोर्स बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी कोई फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, जादू से गिरा क्या? विच फोर्स? वहां पे कांटेक्ट था क्या? नहीं था, फिर भी फोर्स लगा। समझ में आ रहा है? यस। तो दिस आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ नॉट इन कांटेक्ट। कांटेक्ट में क्या हो गया? आप टच कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो। यस। सो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटी, करेक्ट है। मैग्नेटिज्म फोर्स, कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं। सो दिस आर नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्सेस, बराबर। कॉन्टेक्टेबल में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सुना है? यस। सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं है क्या होता है? बचपन में नहीं किया था? स्केल लेके बाल पे ऐसे रगड़ता और पेपर उठाया था, स्टैटिक एनर्जी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। यस। तो दिस इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। या फ्रिक्शनल फोर्स, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा मैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाता हूं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। कैरम खेलते हैं आप लोग? यस। कैरम खेलते समय आप कैरम के बोर्ड के ऊपर क्या डालते हो? पाउडर डालते हो। और फिर जब आप स्ट्राइकर से मारते हो और एक बार पाउडर नहीं डालते हो, क्यों क्यों करते हो ऐसा? पाउडर क्यों डालते हो? स्मूथनेस के लिए। इन शॉर्ट यू आर मेकिंग फ्रिक्शन जीरो या नेग्लिजिबल। जीरो तो नहीं हो सकता बट नेग्लिजिबल करने की कोशिश करते हो। इज इट क्लियर? अगर आप पाउडर नहीं डालोगे वो रफ हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए। इज इट क्लियर? सो टू अवॉइड फ्रिक्शन यू पुट पाउडर। इज इट क्लियर? मिनिमम करने के लिए। सो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर समझाऊं मैं आपको, दिस इज योर स्ट्राइकर, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस। यस। व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इट विल ट्राई टू अपोज, बोलेगा मत जाओ, करेक्ट। बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट ओवर देयर। क्या एक्ट करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? अपोज फोर्स, फ्रिक्शन, रफनेस। समझ में आया? मोर द स्मूथ सरफेस लेस द फ्रिक्शन। वापस सुनो, वापस सुनो। मोर द स्मूथ सरफेस लेस द फ्रिक्शन। डे टू डे लाइफ में चलते हैं, बाथरूम की टाइल्स और घर की टाइल्स कभी सेम नहीं होती है। अगर किसी के घर में है तो चेंज करवा दो, करेक्ट। क्यों? बाथरूम की टाइल्स रफ रहती है हल्का सा,
और घर की टाइल स्मूथ रहती है ज्यादा सा। घर का स्मूथ इसलिए रहता है बिकॉज वहां पानी नहीं गिरता है कभी, एग्री। और बाथरूम की टाइल्स में दिन भर पानी गिरता है, एग्री। तो वहां पे अगर पानी गिरेगा तो स्लिपी हो जाएगा, वहां फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, आदमी रोज गिरते जाएंगे और रोज बहाना मिलेगा ट्यूशन नहीं आने का, करेक्ट। इसके लिए बाथरूम की टाइल्स कभी भी स्लीपरी नहीं लगाते हैं, सो दैट फ्रिक्शन इज मेंटेन्ड ओवर देयर। समझ में आ रहा है। और जहां पे फ्रिक्शन नहीं रखना है बराबर, उसको क्या रखते हैं हम लोग, स्मूथ। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये चेयर है, करेक्ट। ये चेयर का जो सरफेस है, ये सरफेस, करेक्ट। इज दिस रफ, यस नो। वो कांच है, पीछे जो टेबल का कांच है दिख रहा है आपको, यस, वो टेबल का कांच है, ग्लास, करेक्ट। अब एक कॉइन रख के मैं फोर्स लगा रहा हूं और सेम उस पे कॉइन रख के फोर्स लगा रहा हूं, किस पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कॉइन, क्यों उस पे करेगा, स्मूथ है। स्मूथ होना रीजन नहीं है, स्मूथ होने की वजह से उस पे फ्रिक्शन क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। जीरो तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे लिक्विड डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। लिक्विड डाल के जीरो कर सकते तो भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। जीरो तो बहुत 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 स्मूथ चाहिए। होता है, कहां जीरो होता है मैं बताता हूं। गाड़ी का जो इंजन होता है ना, पिस्टन, पिस्टन में क्या होता है, एक ऐसा पिस्टन रहता है जो ऐसे मूव करेगा और पेट्रोल को इंजेक्ट करता है, करेक्ट। सो वहां पे जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों समझ में आया, रफ सरफेस मोर द फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस, समझ में आ रहा है। तो वहां पे अच्छा फ्रिक्शन होता क्या है, सिंपल भाषा में बोलूं तो, सिंपल भाषा में अगर बोलूं फ्रिक्शन अपोज फोर्स, क्या होता है, अपोज फोर्स। देखो इसको जब मैं मार रहा हूं, ये बोल रहा है मत जाओ छोड़ के, मत जाओ छोड़ के, मत जाओ छोड़ के, तो ये फ्रिक्शन लग रहा है नीचे से, अपोजिट फोर्स लग रहा है दोस्त। कौन सा फोर्स लग रहा है, दिस इज माई फोर्स, दिस इज माई फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है। सिंपल भाषा में और सिंपल करते हैं, व्हाट इज फ्रिक्शन, अपोजिट टू द फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया, यस, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर काफी डिस्कशन है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी है, देखेंगे हम लोग। दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस। और भी फोर्स होते हैं, स्यूडो फोर्स, बहुत सारे फोर्स है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना पता रहना चाहिए। एक टॉपिक देते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, पहला फोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स, if two force act on a body is opposite direction and if both the forces are equal then the result of the force acting on the body is zero। एग्जाम्पल के तौर पे ये नैतिक है बराबर, यहां से मैं खींच रहा हूं, वहां से उसकी गर्लफ्रेंड खींच रही है, और दोनों का फोर्स क्या है बेटा, इक्वल है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे। दिस इज अवर नैतिक, यहां से मैं खींच रहा हूं, यहां से, या एग्जाम्पल देता हूं, और नैतिक मैं खींचूंगा तो फिर ज्यादा फोर्स लग जाएगा। यहां पे नैतिक की गर्लफ्रेंड है, इमेजिन करो, है बेटा, है कि नहीं है, तो एग्जाम्पल है समझ लो, और यहां पे नैतिक की वाइफ है, एग्जाम्पल है बस। अब मेरा एग्जाम्पल लूंगा तो प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी बीवी देखती है सारे वीडियोस, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये नैतिक है, यहां से ये फोर्स लगा रही है, यहां से ये फोर्स लगा रही है बराबर, ये बोल रही है नैतिक मेरा है, ये बोल रही है नैतिक मेरा है, करेक्ट। तो यहां पे क्या वर्ड बोला मैंने, मेरा है, मेरा है मतलब इक्वल, मैंने क्या बोला, मैंने इक्वल बराबर, अपोजिट है अपोजिट, यस सर अपोजिट है बराबर। और फिर मैंने बोला कि दोनों इक्वल, हाँ यही वर्ड को ढूंढ रहा था मैं, इक्वल, करेक्ट। इक्वल एंड अपोजिट, ये दो वर्ड का मतलब हो गया बैलेंस। समझ में आ रहा है, यस। तो इसका बॉडी का मोशन किधर होगा दोस्त, नहीं होगा सर, बॉडी का मोशन होगा क्या, नहीं होगा। सिंपल भाषा में बोलूं, व्हेनेवर अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स। वापस वापस वापस, whenever a body is at rest it is a, ऐसा न्यूटन्स बोलता है, न्यूटन्स बोलता है, कोई जादू नहीं है। अगर ये बॉडी यहां पे रुका है फिजिक्स है, क्यों रुका है, बैलेंस फोर्स है। कैसे, कैसे बैलेंस है, ये बैलेंस कैसे है, बिकॉज ये बॉडी का खुद का तो एक वेट होगा, हा ना, बॉडी का एक वेट होगा, यस हा ना, वो वेट ग्रेविटी खींचेगा, हा ना। ये बेंच इसको अपोजिट क्या लगाता है दोस्त, रिएक्शन लगाता है, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं इसको, नॉर्मल सुना है वर्ड, नॉर्मल फोर्स, यस।
सो इसके लिए बॉडी रुका है, इक्वल एंड अपोजिट। क्या रहता है ये? अपोजिट है क्या? हाँ है सर, अपोजिट ही है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट है। करेक्ट है, इक्वल है। हाँ सर, जितना वेट रहेगा उतना ही अपोजिट लगेगा, तो ये ऑब्जेक्ट रुकेगा। सर ऐसा थोड़ी ना हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो रुकेगा। तो एक रुमाल का एग्जांपल ले लो, एक रुमाल का एग्जांपल ले लो। अगर नीचे से नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, क्या वो ऑब्जेक्ट यहां रुकेगा? नीचे जाएगा, बराबर। दिस इज अवर हैंकी, पकड़ो अच्छे से। ये उतना रिजिड नहीं है, रिजिड वर्ड बोला, क्या बोला मैंने वर्ड? रिजिड। रिजिड मीन स्ट्रॉन्ग। दिस इज अ रिजिड सरफेस, समझ में आया? दिस इज अ स्मूथ सरफेस। छोड़ दे, गिराएगा ना बेटा बहुत मार खाएगा। वो बोल रहा है छोड़ दे, ठीक है। अभी यहां पे ध्यान देना, क्यों गिरेगा? नहीं नहीं, सीधा पकड़ो, ठीक है। अभी ध्यान दो ना, एकदम सीधा है क्या? नहीं सर, बिकॉज ये रुमाल, ये क्लोथ उतना सेम रिएक्शन नहीं लगा पा रहा है जितना ये बॉडी का फोर्स है। यस नो, उतना सेम फोर्स नहीं लगा पा रहा है, बट यहां पे वो पॉसिबल हो पा रहा है। यस नो? यस सर, पॉसिबल हो पा रहा है, करेक्ट। तो इसके लिए यहां पे इक्वल एंड बैलेंस होने की वजह से बॉडी क्या है? रेस्ट पे। बट जब मैंने रैंकी लिया तो मूव कर रहा है, बिकॉज जितना उसका वेट है इस माउस का, उतना नीचे से क्लोथ लगा पा रहा है क्या फोर्स? नहीं सर, दैट इज सुपर्ब, अनबैलेंस्ड, बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। होप सो यू हैव अंडरस्टूड बैलेंस फोर्स। यस, सिंपल भाषा में व्हाट इज बैलेंस फोर्स? इक्वल, अपोजिट, करेक्ट है। अब उल्टा हो गया, नैतिक की जो वाइफ है, बराबर, वो थोड़ी मर्द टाइप, एकदम स्ट्रांग, बराबर, और जो गर्लफ्रेंड एकदम स्वीट, सिंपल, सुंदर दिखती है। ऐसा ही होता है ना रियल में, ठीक है। सो अभी क्या हो गया? उसने खींच लिया। किसने खींच लिया? वाइफ ने अपनी साइड खींच लिया। बोल, समझ में आ रहा है? यस। अब ये क्या हो गया दोस्त? अनबैलेंस्ड। अब जो नैतिक यहां पे स्ट्रांग स्टिफ खड़ा था, अब वो अनबैलेंस्ड हो गया, बिकॉज एक साइड का फोर्स क्या हो गया? ज्यादा हो गया, दूसरी साइड का फोर्स क्या पड़ गया? कम हो गया। सो जहां पे फोर्स इक्वल नहीं रहेगा, सिंपल भाषा में नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, समझ में आ रहा है? लिखा है कहीं पे? कहां? हाँ, यही ढूंढ रहा था मैं, नॉट इक्वल, ठीक है। इक्वल, बैलेंस्ड, नॉट बैलेंस नहीं होता, अनबैलेंस्ड होता है, करेक्ट। समझ में आया? दोनों में अगर एक वर्ड कॉमन रहेगा, दोनों में एक वर्ड क्या कॉमन रहेगा दोस्त? सुपर, मस्त, समझ में आया? प्लीज लिख के ले लो। मूविंग अहेड, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स वी हैव अंडरस्टूड। कौन सा फोर्स है? ये तो हमको पता है। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? अपोजिट टू ईच अदर, सिंपल भाषा में बोले तो अपोजिट टू ईच अदर, बराबर। दिस इज अ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। यू आर अप्लाइंग अ पुश फोर्स और यू कैन अप्लाई पुल फोर्स। नेचर दो ही हो सकता है, या तो पुल या तो करेक्ट। यहां पे कौन सा फोर्स है? उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, करेक्ट है। उसके अपोजिट क्या काम करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तेरा हाथ दे, सिर्फ हाथ काट के दे, इसको पूरा ऐसा कर, करेक्ट, इस पे रख, ऐसे खींच, दबा के खींच, बराबर। यहां पे सरफेस स्मूथ था, करेक्ट, एक फ्रिक्शनल डेवलप हुआ, करेक्ट, समझ में आ रहा है? सो जब ये खींच रहा था तो इसको अपोज कर रहा था एक फोर्स, बराबर। दैट अपोज फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। इट विल एक्ट एट द बॉटम ऑफ द सरफेस। कहां पे एक्ट करेगा वो? अच्छा सुनो मेरी बात, आपको क्या बोला? बॉटम ऑफ द सरफेस। आओ विवेक, इट विल एक्ट एट द बॉटम ऑफ द सरफेस। एग्री एग्री एग्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अब पूछूंगा मैं आपको। लार्जर द सरफेस एरिया, मोर द फ्रिक्शनल फोर्स और लेस द फ्रिक्शनल फोर्स? अब आप बताओगे, लार्जर द सरफेस एरिया, मोर द फ्रिक्शनल फोर्स या लेस द फ्रिक्शनल फोर्स? मोर की लेस? नहीं समझा? ओके, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। दिस इज माई फर्स्ट बॉडी, इसका सरफेस एरिया क्या है दोस्त? बड़ा है। दिस इज माई सेकेंड बॉडी, मटेरियल दोनों का सेम है, इमेजिन करो मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, क्लियर है? जिस पे रख रहा हूं दोनों सरफेस भी सेम है। सरफेस एरिया ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? ये क्वेश्चन है।
सरफेस एरिया, फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा। लेस द सरफेस एरिया, गलत बोल रहे हो। कैसे? देखो, जितना बड़ा सरफेस रहेगा उसका कांटेक्ट एरिया क्या हो गया, उतना बढ़ गया। कांटेक्ट एरिया बढ़ गया तो उसके फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएंगे। जितना कांटेक्ट एरिया कम रहेगा उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कभी देखा है साइकिल को, एकदम रेसिंग वाली साइकिल पतली रहती है टायर उसके, हाँ ना, और नॉर्मल साइकिल के टायर क्या रहते हैं, एग्री, हाँ ना, ऐसे ही होता है, हाँ ना, बिकॉज लेस द एरिया लेस द फ्रिक्शनल फोर्स। तब बोलोगे सर हटा ही दो, चलेगा कैसे? करेक्ट है, तो ये भी नहीं कर सकते। तो ये बात समझ में आया, लेस द सरफेस एरिया। देखो, जितना कम सरफेस एरिया उसका कांटेक्ट उतना कम हो जाएगा ना, कांटेक्ट कम हो गया तो अपोज कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको इमेजिन नहीं होता है तो आप क्या करो, घर पे आपके पास टीवी होगा, उसको उतारो और नीचे रखो जमीन पे, और दूसरी साइड मोबाइल रखना, और दोनों को एक रस्सी से खींचना, बराबर। अब देखना मोबाइल जल्दी आ जाएगा सेम फोर्स पे एज कंपेयर टू टीवी। वो तो बोलेगा सर उसका वेट काम किया, वेट तो है ही, साथ में फ्रिक्शनल फोर्स भी तो अपोज कर रहा है। आ रहा है समझ में? या तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, टीवी को तोड़ के से उसका लीड स्क्रीन निकालना, बराबर। एक्सपेरिमेंट भाई पढ़ने के लिए कर सकते, इतना तो घर पे आज ट्राई करना नया एक ट्राई करके देखना, मम्मी को समझाना पढ़ाई कर रहा हूं, और मोबाइल लेना सेम सरफेस एरिया का और ऊपर वेट रख देना इक्विवेलेंट टू टीवी। वेट सेम हो गया, सरफेस एरिया में फर्क आया। किस में फर्क आया? अब खींचो, यहां पे अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, अपोज करेगा, रोकेगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है बेटा, बड़ा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा। लार्जर द सरफेस एरिया मोर द फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गया? तो टीवी का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जिसको नहीं समझा वो एक बार ट्राई करना, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, यही बॉल में एग्जांपल लेते हैं। इसका एक छोटा सा कांटेक्ट आ रहा है, हाँ ना, इसके लिए इसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके लिए हल्का सा भी धक्का मारो, ये बॉल चला जाएगा उधर। समझ में आ रहा है? वो तो सर सरफेस उसके गोल है उसके लिए गया, अरे भाई कांटेक्ट एंगल भी तो देख, साथ में कांटेक्ट देख कितना ऐसा है, छोटा सा है, करेक्ट? इसमें पूरा बहुत बड़ा कांटेक्ट है, करेक्ट है? ओके, अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करेगा दोस्त? ये अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो अपोज करेगा, करेक्ट, ओवर अ सरफेस। दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स, जो मैं बोला वही चीज लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, करेक्ट? अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बराबर। वो बॉल ऐसे मैंने हल्का सा धक्का मारा, वो जा रहा है, रोल हो रहा है, रोल हो रहा है, रोल हो रहा है, रोल हो रहा है, कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, बिकॉज कॉन्टेक्ट जो जमीन है, ग्राउंड है, इट इज अपोजिंग, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके बीच में, उसके लिए वो रुका। मतलब सर अगर ऐसा कर दूं मैं, बॉल है एकदम स्मूथ है, एकदम ग्राउंड जो एकदम स्मूथ है, वहां पे फ्रिक्शन को जीरो करने की कोशिश करता हूं, तो क्या है, बॉल रोल होते रहेगा? यस, बॉल हमेशा रोल होते रहेगा जब तक उस पर कोई स्लोप का इफेक्ट ना आए। इज इट क्लियर? बिकॉज वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। आपको विश्वास नहीं होता है, घर पे एक बॉल लो, हल्का सा मारो, और ग्राउंड पे एक बॉल लो, हल्का सा मारो, करेक्ट? ग्राउंड का बॉल जहां ग्रास रहेगा, ग्राउंड रहेगा, वहां धीरे जाएगा और थोड़े टाइम में ही रुक जाएगा, लेकिन घर का बॉल देखो कंटिन्यूस जाते जाएगा, क्योंकि घर का एकदम फ्लैट रहता है सरफेस, स्मूथ रहती है टाइल्स, वहां पे फ्रिक्शन क्या हो गया बेटा, कम हो गया। सेम बॉल आपने दो जगह चेक किया, दोनों का रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस था, सरफेस की वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है, फ्रिक्शन इज नथिंग बट अपोजिट फोर्स। इज इट क्लियर? इफ वी स्टॉप अ पेंडलिंग अ साइकिल, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन आफ्टर सर्टेन टाइम। एक साइकिल है, मैंने पेंडल मार के छोड़ दिया, कुछ टाइम बाद वो जाके रुक जाता है। इज इट क्लियर? दैट इज ड्यू टू व्हाट? नो मैजिक, फ्रिक्शन इज एक्टिंग ओवर देयर, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया फ्रिक्शनल फोर्स? प्लीज लिख के ले लो। चलो ध्यान देना, एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन। हाँ एग्री,
if the force acting on it, that is push or pull, are balanced. If an unbalanced force act on the moving, then its speeds or direction changes. If an unbalanced force is removed, then it continues to move with the speed and it has acquired till then. मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉल है उसको आपने एक यूनिफॉर्म मोशन दे दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हर जगह सेम है, एक्सेलरेशन इज जीरो ओवर देयर, स्पीड सेम है, एक्सेलरेशन जीरो, ना ही वो रोल अप होकर एक्स्ट्रा हो रहा है ना ही कम हो रहा है. समझ में आ रहा है? ये हमने पढ़ा था, डिराइव भी किया था लास्ट 2 लेक्चर्स में. देन ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर बैलेंस फोर्स है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा. करेक्ट? सॉरी उल्टा बोला मैं. अनबैलेंस फोर्स है तो कंटिन्यू मोशन में रहेगा. अगर बैलेंस हो तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा. करेक्ट है? तो ये नीचे लिखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. गैलीलियोस का एक्सपेरिमेंट है ये. गैलीलियोस ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि क्या फर्क पड़ रहा है. करेक्ट? उसने क्या किया, अगर ये एक्सपेरिमेंट को आपको समझाओ सिंपल भाषा में, उसने 2 इंक्लाइन सरफेस लिए, यहां पे बॉल रखा इंक्लाइन सरफेस पे और वो बॉल को यहां से छोड़ा. जब उसने बॉल छोड़ा तो बॉल गया, उसके पास खुद एक एनर्जी कंज्यूम कर लिया और फिर वो दूसरे साइड ट्रैवल किया. उसने क्या ऑब्जर्व किया, अगर एंगल सेम है 45 डिग्री, तो जितना हाइट इधर रीच किया है ना, सेम हाइट इधर जा रहा है अपोजिट साइड में. पढ़ते हैं. When a marble rolls down in an inclined plane, its velocity what happens? Increases. उसका स्पीड बढ़ जाएगा. Yes, that speed is nothing but velocity. Where it goes up to a second inclined plane, वो क्या होता है, इधर से जब गया दूसरी साइड में inclined plane पे गया. करेक्ट? Its velocity decreases. यहां पे उसने एक हाई स्पीड पकड़ा, स्पीड हर बार में इंक्रीज होते जा रहा है. स्पीड हर बार में क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है. So here your V is getting increase stage by stage. बराबर? जब यहां पहुंचा, it start going traveling up. इसका मोशन ऐसा हो रहा है, बट इसका स्पीड क्या होगा दोस्त, डिक्रीज होगा. करेक्ट है? उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा. इफ द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द प्लेन्स आर इक्वल, मतलब जितना हाइट पे वही सेम हाइट पे सेम एंगल पे इंक्लिनेशन इधर भी है, देन the marble will reach the same height when it is rolled down. समझ में आ रहा है? मतलब अगर एक हाइट से छोड़ा मैंने, सेम एंगल है, ये एंगल दिख रहा है यहां पे, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम, तो जितने हाइट से आपने छोड़ा मार्बल को, वो सेम हाइट यहां पे जाएगा, बट विथ इंक्लाइन सरफेस. अब बोलोगे बॉल ऐसे गिरा दो और बोलो कि वो इंक्लाइन ऊपर जाए, नहीं, उतना हाइट नहीं जाएगा वो, उसमें भी जंप होगा, बाउंस होगा, डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ दैट बॉल. बराबर? वो बॉल के मटेरियल के हिसाब से, अगर रबर है बाउंस होगा, वुड है कम बाउंस होगा, लेदर है एकदम ना के बराबर होगा. करेक्ट? क्या बोला मैंने, इक्वल. देन द मार्बल विल रीच द सेम हाइट विच इज रोल डाउन इफ द इंक्लाइन ऑफ द सेकेंड प्लेन इज डिक्रीज्ड. ध्यान देना, अब जो इंक्लाइन इधर था, अब उसको क्या कर दिया मैंने, वापस वापस वापस, जो इंक्लाइन इधर, देखो इधर सेम रखा है मैंने, पहला केस, अब दूसरा केस चल रहा हूं. अब मैंने क्या कर दिया, सेकेंड केस में बोलो बेटा, डिक्रीज कर दिया. इट विल ट्रैवल मोर टू रीच द ओरिजिनल हाइट. वापस, पहले उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर मैंने एंगल चेंज कर दिया, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम हाइट पहुंचने के लिए. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज मोर टू रीच द सेम हाइट. थर्ड केस, इफ द इंक्लाइन ऑफ द सेकेंड प्लेन इज मेड हॉरिजॉन्टल, इट विल ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट. वापस सुनो, अब मैंने इंक्लाइन किया और ये सीधा कर दिया. स्केल दे दो, ये स्केल दे दो. गुट्टी रखा है? नहीं, तू रखा है नैतिक? ठीक है. एक मार्बल है, मार्बल से मैं यहां छोड़ रहा हूं और यहां पे भी सेम एंगल रख रहा हूं, वो ऊपर जाएगा. थोड़ा कम कर रहा हूं, तो अभी कम रखने से वो कोशिश करेगा यहां तक जाने को. बराबर? तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. तो जो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था उसकी जगह पे ज्यादा करेगा. वो हाइट तो नहीं पहुंच सकता, बट डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा. लॉजिक समझ रहा है? यस. तीसरे केस में मैं उसको हॉरिजॉन्टल कर दे रहा हूं.
वो लगातार चलते जाएगा जब तक उसने सेम हाइट जितना एनर्जी कवर नहीं कर लिया। लॉजिक समझ रहा है? वो सीधा चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा जब तक उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आएगा, जब तक उसका सेम एनर्जी जितना उसको इतना हाइट ट्रैवल करने में लगेगा उतना एनर्जी खत्म ना हो जाए उसकी। इज इट क्लियर? सो सेम हाइट, एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। मतलब क्या बोला, अब इसको रोकना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स अनबैलेंस रहेगा। क्या रहेगा? अनबैलेंस मतलब उसकी जो हाई स्पीड रहेगी उससे थोड़ा कम, तो जाके वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा। बराबर। अब वो स्लो डाउन, सपोज आपने फोर्स ही नहीं लगाया, आपने क्या किया, फोर्स ही नहीं लगाया, तो अर्थ सरफेस जो सरफेस कांटेक्ट में है वो उसको रोकेगा। वो फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों सेम है क्या? नहीं, बट फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा और उसको रोकेगा। इज इट क्लियर? समझा आपको? यू जस्ट ड्रॉ दिस एग्जांपल एंड इसको कट शॉर्ट करके अगर आप लिख सकते हो अपने लाइन में, सेम हाइट, रिड्यूस द हाइट सेकेंड केस एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल वाला, तीनों पॉइंट्स को सिर्फ की पॉइंट लिखो, डोंट राइट इन डेफिनेशन। और शुड आई डिक्टेट? यू विल राइट डिक्टेट। ओके, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, आई विल डिक्टेट यू। मार्बल रोल डाउन्स, marble roll downs marble rolls down an inclined plane, its velocity increases and it goes up to the second inclined plane, its velocity decreases. If inclination of both the planes are equal then the marble will reach the same height. यहां तक कॉपी करके लो, then the marble will reach the same height. फर्स्ट केस पूरा लिखना पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड केस छोटा करूंगा। केस 2, इंक्लाइन प्लेन इज डिक्रीज्ड, इंक्लाइन प्लेन इज डिक्रीज्ड, it will travel more distance to reach original height, full stop. Again I am repeating, it will travel more distance to reach original height. Done. Case 3 बोलू, case 3, inclined surface is made horizontal. Case 3, inclined surface will, क्या बोला मैंने, made horizontal. The marble will travel forever trying to reach the same height, full stop. The marble will travel forever trying to reach the same height. फुल स्टॉप। लिखा? लास्ट की लाइन का मतलब समझा के देता हूं मैं, लिख लो आप। लिख लिया? चलो ध्यान देना। एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल। ध्यान से सुनना ये वर्ड का मतलब। एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। इसका मतलब क्या हुआ? एनी आइडिया सना, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? एनी आइडिया? किसी के पास आइडिया है कोई? क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये? समझाता हूं मैं, चलो। अब यहां से आ गया एक जादूगर, उसका नाम था न्यूटन। न्यूटन बोलता है अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको है ना ऐसे जमीन पे रख दो, क्या कर दो, जमीन पे रख दो, फ्लोर पे रख दो, ग्राउंड पे रख दो, टेबल पे रख दो, कहीं भी रख दो, वो वहीं पे रहेगा जब तक आप उसको छेड़ो नहीं। छेड़ो वर्ड नहीं बोला उसने, उसने बोला नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एग्री? वो रेस्ट पे रहेगा।
उसने एक वर्ड को टेक्निकली बोला स्टेट ऑफ इनर्शिया। क्या वर्ड बोला उसने? स्टेट ऑफ इनर्शिया का मतलब स्टेट, स्टेट मतलब यू कैन से अ रेंज, करेक्ट। इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी मतलब उसने बोला अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। अगर एक ऑब्जेक्ट मूविंग है वो जिंदगी भर मूविंग रहेगा। वापस सुनो, एक ऑब्जेक्ट क्या है? वो जिंदगी भर मूविंग रहेगा। समझ में आया? यस। और उस वर्ड को उसने एक नाम दिया इनर्शिया। क्या दिया? ओके। तो जैसे ये मार्बल है, ये मार्बल को जैसे ही हॉरिजॉन्टल करोगे आप, ये लगातार जाते रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। समझ में आया? अगर अनबैलेंस फोर्स लग गया तो मैं उसका चेंज कर सकता हूं मोशन, अदरवाइज कोई यूनिफॉर्म फोर्स की जरूरत नहीं है। नो यूनिफॉर्म फोर्स इज रिक्वायर्ड। उसको कोई धक्का धक्का नहीं मारते रहना है कि भाई आगे बढ़ो बॉल। समझ में आ रहा है? वो कंटिन्यू चलते ही जाएगा बॉल। इज इट क्लियर? तो यहां से जिंदा हो गया न्यूटन्स का पहला लॉ। यहां से क्या जिंदा हो गया? न्यूटन्स का पहला लॉ। बराबर। सो हियर वी स्टार्ट विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन है, कूल हेयर स्टाइल, करेक्ट। इसने 3 लॉ बनाया। किसके लिए? मोशन के ऊपर, बॉडी के ऊपर। बराबर। एक बॉडी के ऊपर ऑब्जेक्ट पे उसने 3 लॉ बनाया। 1600 1700 की बात है। ही डेवलप 3 लॉ ऑफ मोशन दैट डिस्क्राइब मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ फोर्स। वो बोलता है अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मींस देयर इज सम फोर्स एक्टिंग। वो फोर्स के ऊपर उसने डिस्कशन किया। मूवमेंट रुका हुआ है, फोर्स के ऊपर बात किया। उसमें से पहला लॉ है an object at rest will stay at rest, an object in motion will stay in motion। वापस वापस वापस, अगर एक ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा। मैं आज आया, आधे घंटे बाद आके देखा, रात को आके देखा, दिन में आके देखा, 1 साल बाद आके देखा, 5 साल बाद आके देखा, 100 साल बाद आके देखा, 1000 साल बाद आके देखा, श्रेयांश के बेटे ने आके देखा, क्या ये चेंज होगा? नहीं, इट विल बी एट सेम पोजिशन, रेस्ट। बराबर। ये न्यूटन ने प्रूफ किया। क्यों? बिकॉज इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। बराबर। वो बॉडी रेस्ट पे है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। इज इट क्लियर? तो वो तब तक वो रेस्ट पे रहेगा। या तो मोशन में, बराबर, एक कार लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाते जाओ, करेक्ट। वो तब तक चलता जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। इज इट क्लियर? क्या? पेट्रोल, सोलार का एनर्जी लगा दो। अब बोलो। नहीं, रात को बंद हो जाएगा। तो मैं सोचा था ये, लेकिन तू बोल नहीं पाया। ठीक है। मींस इसका कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास एक मार्बल है, वो मार्बल को एक कांस्टेंट स्पीड से फेंक दो, फ्रिक्शन हटा दो, जीरो कर दो, फ्रिक्शन को हटा दो, बोले फ्रिक्शन हट जा, करेक्ट। अब वो बॉल सीधा ही जाते रहेगा। आर यू गेटिंग मी? सो वहां पे स्टेट कैसा है, उसका इनर्शिया कैसा है? मूविंग है। यहां पे इनर्शिया कैसा है? रेस्ट है। इट वोंट चेंज दैट ऑब्जेक्ट स्टेट्स फ्रॉम मूविंग टू रेस्ट और रेस्ट टू मूविंग। कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बराबर। वो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है, अपोज फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है। जब तक कोई फोर्स ना लगे तब तक वो अपने सेम स्टेट पे रहेगा। क्लियर है? तो ये है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस मतलब वही छेड़ने वाला फोर्स, छेड़ने वाला मतलब अपोज फोर्स। पुल भी हो सकता है, पुश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, करेक्ट। समझ में आया? ये सारे फोर्स जब तक काम ना करे तब तक वो ऑब्जेक्ट मूविंग ही रहेगा। इज इट क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, वो क्या करते पता है? आप YouTube पे देखे रहोगे, मैं करके तो नहीं दिखा रहा हूं लेकिन आप समझ जाओगे, बिकॉज वो चिंदी एक्सपेरिमेंट है। एक कांच की ग्लास लिया है, करेक्ट। इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है, उसके ऊपर कॉइन रखा है। देखा रहेगा कभी एक्सपेरिमेंट। और जोर से ये कार्डबोर्ड को मारते हैं, देखा है?
एक कॉइन क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया रहेगा। ये है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। वो एक्सपेरिमेंट देखा तो सब नहीं रहेगा, बट है क्या वो एक्सपेरिमेंट वो नहीं समझा रहेगा। समझा था तभी पता था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। मतलब वो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट किस पे बेटा, मैंने फोर्स किसके ऊपर लगाया, इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ा, एक हाई इनर्शिया से मारा, एक हाई स्पीड से मारा, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं गिर गया। समझ में आया? तो ये बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट, यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल लिया रहेगा, रेयांश कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट सुना है आपने? नहीं? अच्छा, बता देता हूं। ये ग्लास है, बारटेंडर की ग्लास है, इसके नीचे कपड़ा रखते हैं और वो कपड़े को एकदम हाई स्पीड से खींचते हैं ऐसे। देखा है, ये ग्लास ऐसे ही रुकता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। करेक्ट है? तो ये एग्जाम्पल है। फोन है श्रेयांश, एक फोन को ऐसे रूमाल पे रख के देखो, गिर रहा है फोन क्या, बराबर, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा रहना चाहिए तो ही फर्क, क्योंकि आपका क्लोथ का इफेक्ट उस पर नहीं जाना चाहिए तो ही काम करेगा वो। अगर इफेक्ट चला गया तो फिर वो काम नहीं करेगा, गिर जाएगा पूरा ग्लास या फोन जो भी रहेगा। इज इट क्लियर? तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर आपको ज्यादा शौक है तो देख लेना यूट्यूब पे, वरना इसने तो काफी क्लियर हो गया रहेगा। टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए मैंने बताया ये। ठीक है, चलते आगे। तो न्यूटन्स का पहला लॉ क्लियर है, जो चीज बैठा है वो बैठा ही रहेगा। इसको यहां छोड़ दो, 2 दिन बाद छोड़ दो, 4 दिन बाद छोड़ दो, इधर रहेगा नहीं, ये इधर नहीं रहेगा। अभी तो मैं अंदर चला जाऊं तुरंत गायब हो जाएगा। करेक्ट ना? ठीक है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। सुना है? बराबर, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, मा, फोर्स इज इक्वल टू मा, मास इंटू एक्सीलरेशन। बराबर, वो क्या बोलता है कि फोर्स डिपेंड करता है आपका बॉडी का मास कितना है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, मैंने एक बड़ा सा हाथी का बच्चा यहां लाके रखा और एक छोटा सा खरगोश का बच्चा रखा, दोनों का मास अलग अलग है, दोनों को मैं धक्का मार रहा हूं, इसका मास ज्यादा है, यहां पे फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा लगेगा, यहां पे फोर्स, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? ये न्यूटन्स ने प्रूफ किया, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ तो आपको भी पता है, मैं खींच के लाफा मारूं, पहली बार सह लोगे, दूसरी बार सह लोगे, तीसरी बार मार ही दोगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। करेक्ट है? ये तो आपको पता रहेगा। विश्वास नहीं होता है, कोई एक लड़की को बस कुछ बोल के देखना, खींच के मारेगी। करेक्ट? तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स के 3 लॉ है। इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। ये तो हमने देखा, बिकॉज इतना लिख के मार्क्स नहीं मिलेगा, लिखने के लिए और डिटेल में लिखना पड़ेगा। सो उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। अभी फिलहाल तीनों के बारे में ऊपर ऊपर बता दिया। अभी आज के दिन फर्स्ट डिस्कस कर लेता हूं, अगर टाइम मिला तो सेकंड जाऊंगा। चलो लिख के ले लो। यहां से स्टार्ट हुआ न्यूटन्स। पहले लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जैसे ही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलूं, ये एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है। ठीक है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में ये एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? बोलता है कोई चीज रेस्ट पे रहेगा, कोई चीज मूविंग है, मूविंग रहेगा। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक उसको आप छेड़ो ना, वो वर्ड इज एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, सम अनबैलेंस फोर्स। उसको क्यों छेड़ रहे तो? करेक्ट? तो इसको न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को एक और बोला जाता है इनर्शिया, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ। ये आपको पूछते हैं पेपर में, सीईटी के पेपर में, एंट्रेंस के पेपर में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रहेगा? इनर्शिया मतलब क्या? द नेचर टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया।
कोई ऑब्जेक्ट स्टेट चलते जा रहा है, 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 तो इनर्शिया काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है दोस्त? इनर्शिया काम कर रहा है। या तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, इनर्शिया काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? इनर्शिया काम कर रहा है। सो व्हाट इज इनर्शिया? टेंडेंसी है, उसकी बॉडी की नेचर है, बराबर। रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहे, मूविंग है तो सुपर। लिख के ले लो। क्या लिखोगे? इनर्शिया के बारे में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इनर्शिया के बारे में लिख के ले लो। कुछ तो एक टेंडेंसी है बॉडी का, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मूविंग है तो मूविंग पे रहेगा। बट ऐसे ही थोड़ी ना होता, और समझेंगे इसको डिटेल में, बराबर। आओ डिटेल में समझते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ इंटरेक्शन। तो हम लोग पहला पढ़ रहे लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके ऊपर चलते हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, 4 बार एक ही चीज बता रहा हूं, दिमाग में भर रहा हूं बस। व्हाट इज न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ? बोलो बोलो, रिपीट करो। अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है बंदा? चलो, अब आपको समझाना है मेरे को इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है, बराबर। इनर्शिया क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, करेक्ट। इनर्शिया क्या होता है मेरे को एक समझाना है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, बराबर। एक इमेजिन करो, हम सब लोग है ना एक बस में जा रहे हैं। हम सब लोग एक बस में जा रहे हैं, बराबर। बस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, बराबर। बस आगे जा रही है, हम भी है साथ में आराम से, करेक्ट। बस ने ब्रेक लगाया, हम लोग क्या होंगे? आगे जाएंगे, ऐसा हल्का सा। देखो ऐसे क्या, मैं ऐसे, ये इधर ही है, मैं इधर गया। ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं। गए, बस रुक गई, हम लोग बैठे हैं सीट पे। अब हम लोग किस पे बैठे हैं दोस्त? सीट पे। ये मैं सीट पे बैठ गया, करेक्ट, बैठ गया। अब बस स्टार्ट होगी, ऐसे होगा, होता है ऐसे, ऐसे होता है ना, करेक्ट। ध्यान देना, दोनों बार में अलग अलग हुआ। जब स्टॉप किया तो मैं किधर गया? जब बस स्टार्ट हुई तो मैं किधर गया? ध्यान दिया आपने? दो चीज। तो ये हुआ क्या? ये इनर्शिया काम किया। कौन काम किया दोस्त? कैसे काम किया? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ये कौन है? ये इमेजिन करो नैतिक है, बराबर। इमेजिन करो, चश्मा है, हाँ ऐसे पकड़ा है, पकड़ा है, मतलब एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा है, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। ये अपना नैतिक है बेचारा, बस में जा रहा है। किस में जा रहा है? बस में जा रहा है, बराबर। बस चालू है, चल रही है। नैतिक मस्त लेक्चर बैठना है, लेक्चर बैठना है, सोच के जा रहा है, करेक्ट। यहां पे ध्यान देना, पूरा बॉडी मूविंग है। क्या है बेटा? पूरा बॉडी मूविंग है, साथ में नैतिक भी मूविंग है। यहां पे इनर्शिया मूविंग है, सब कुछ मूविंग है, एग्री। अब जो नैतिक के अंदर जो स्पीड चल रहा है अंदर, सेम एज बॉडी का है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो साथ में लेके जा रहा है, जो बस है। अब क्या हुआ? अचानक से इसे ब्रेक लगा और इसको रुक गया। ये सरफेस कांटेक्ट में है बस के, हाँ ना, ये सरफेस कांटेक्ट में है बस के, करेक्ट है। ये सरफेस थोड़ा कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा सा कांटेक्ट में, जैसे ही वो खड़ा है तो नीचे का बॉटम सरफेस कांटेक्ट में है, ये नहीं है। तो जैसे ही ब्रेक मारा, नैतिक क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा, करेक्ट। बिकॉज इसका इनर्शिया कैसा था? मूविंग था, तो इसकी बॉडी भी मूव हो रही थी। अचानक से बॉडी को स्टॉप किया तो जो कांटेक्ट में था वो स्टॉप हो गया, बट जो कांटेक्ट में नहीं था वो क्या हो रहा है? मूविंग हो रहा है। समझ में आया? तो यहां पे इनर्शिया काम किया। वही दूसरे केस में क्या हुआ? बस जब स्टॉप थी, करेक्ट, आप भी रेस्ट पे थे। आप कैसे थे? बैठे हो ना, रेस्ट हो, करेक्ट। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, आपकी बॉडी मोशन में हो गई। समझ में आया?
तो वहां पे इनर्शिया काम किया। इज इट क्लियर? बिकॉज आपके बॉडी ने एक स्टेट चेंज किया। क्या चेंज किया? स्टेट। पहले स्टेट में मूविंग से वो किधर गया? रेस्ट। और दूसरे केस में समझा, चेंज ऑफ स्टेट ऑकर हुआ, उसके लिए हमारे बॉडी को इनर्शिया लगा। बराबर। तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या है? सर बॉडी को इनर्शिया नहीं लगना चाहिए। एग्जांपल क्या है? सिंपल है, लेट जाओ बस में, पूरा बॉडी कांटेक्ट में आ जाएगा, तब आपको झटका नहीं लगेगा। समझ में आया? या दूसरा क्या है? कांटेक्ट में मत आओ, ऐसे हवा में उड़ो, ऐसे मतलब थोड़ा ऊपर रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऊपर रहो, थोड़ा सा ऊपर रहो। करेक्ट? बॉडी कांटेक्ट में रहेगा क्या बस के? नहीं रहेगा। तो वहां पे आपकी बॉडी को इनर्शिया फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। गॉट इट? इनर्शिया का मतलब समझा आपको? व्हाट इज इनर्शिया? यू कैन से बॉडी की टेंडेंसी। बराबर। चेंज ऑफ इनर्शिया समझा आपको? चेंज ऑफ इनर्शिया मीन्स चेंज ऑफ स्टेट। ओके। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। बराबर। इनर्शिया क्या है? वो रेजिस्ट कर रहा है भाई, रेस्ट पे मूविंग कर रहा है, मूविंग है, रेस्ट पे जा रहा है। बराबर। वेदर इट इज इन मोशन और वेदर इट इज मोशनलेस। एक पंपकिन है जिसको रख दिया है, 4 साल बाद भी आके देखूं वहीं पे रुकेगा। करेक्ट है? होप सो यू हैव अंडरस्टूड इनर्शिया। शाबाश। दिखा? वो क्या हुआ? गोल्फ अमीरों का खेल है। बराबर। अपने को ये गोल्फ का ये बॉल देखना है, इसको मैं मार रहा हूं, ये तब तक ग्राउंड पे जाते रहेगा जब तक इस पे एयर, फ्रिक्शन या फोर्स ना रुके। ये तीनों चीज एक्ट ना करे तब तक ये सीधा ही जाते रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। क्लियर है? बराबर। तो ये है क्या? ये इनर्शिया है। बराबर। वो है क्या? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। वंस अ एयरबॉर्न unless acted on an unbalanced force, gravity, air fluid, friction, it would never stop. जैसे ही मैंने मार दिया, बराबर, वो सीधा ही चलता रहेगा। इज इट क्लियर? या दूसरा केस, मार ही नहीं रहा हूं, रुका हुआ है, रुका ही रहेगा। करेक्ट है? यस, वो रुका ही रहेगा। सिट ऑन दैट प्लेस फॉर एवर, इसको टी बोलते हैं। सिट ऑन दैट टी फॉर एवर। हा, जब तक उस पर कोई अपोजिट या अनबैलेंस फोर्स, अपोजिट वर्ड मत बोलो, क्या बोलोगे आप? अनबैलेंस फोर्स काम नहीं कर रहा है, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स। अब वो अनबैलेंस बोल दिया तो सब कुछ आ गया, हवा भी आ गया, ग्रेविटी भी आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया, अपोज करने वाला फोर्स भी आ गया, अनबैलेंस में सब आ जाता है। क्लियर है? शाबाश। Examples of inertia. If a striker hits a pile of a coin on a carom, वही जो एग्जांपल लिया था मैंने, बराबर, ये वही एग्जांपल है। नो नीड। बराबर। ये अपना विवेक बैठा है, साक्षी का BMW लेके जा रहा है। बराबर। बट गरीब है, नहीं पता कि BMW कैसे चलाते हैं, उसको पता ही नहीं था सीट बेल्ट बांधते हैं। बराबर। सीट बेल्ट नहीं बांधा है, एक हाई स्पीड में क्या कोलिजन हुआ, क्या हो जाएगा? समझ में आया? इसके लिए बोलते हैं वेयर योर सीट बेल्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड है। बराबर। वेयर योर सीट बेल्ट। क्यों 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 हुआ? बिकॉज बॉडी मूविंग था, अंदर का ऑब्जेक्ट भी मूविंग था, अचानक से ब्रेक लगा, ये तो स्टॉप हो गया, बट अंदर की बॉडी क्या नहीं स्टॉप होगी। दिखा? दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। आपको समझने के लिए एनिमेशन डाला है। इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग यू रेस्ट चेंजेस देयर मोशन व्हेन द कार गोज विद 80 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप बाय अ ब्रेक वॉल, योर बॉडी कीप्स मूविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। आपकी बॉडी घूम रही है भाई, उसमें कोई मशीन नहीं लगा कि रोक दूं मैं, इसमें तो मशीन था, रोक दिया। करेक्ट? बट इसमें कोई मशीन नहीं था। इज इट क्लियर? आपकी बॉडी भी साथ में सेम स्पीड पे थी, चेंज ऑफ स्टेट ऑकर हुआ, मूविंग से क्या हो गया दोस्त? रेस्ट। चेंज इन वेलोसिटी ऑकर हुआ, स्पीड कितना था दोस्त? बाद में स्पीड कितना हो गया दोस्त? समझ में आया? तो दिस इज हाउ इनर्शिया विल इफेक्ट।
होप सो अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया करके देखना। इनर्शिया और मास का क्या प्ले रोल क्या है, इनर्शिया और मास दोनों टर्म को समझना जरूरी है, बराबर। अ बॉडी रेस्ट कंटिन्यूज टू बी रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी मोशन, बार बार यही चीज बोल रहे हो, हाँ यही बोलना है मेरे को, फर्स्ट लॉ में यही बोलना है। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया, वो जो प्रॉपर्टी है उसी को इनर्शिया बोलते हैं, जो न्यूटन्स ने अपने पहले लॉ में बताया, बराबर। द इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। The force required to change the state of a heavier body is more than the force required to change the state of a lighter body. हाँ ना, सच बात है। हाथी और रैबिट दो एग्जांपल लिया मैंने, करेक्ट। दिस इज बिकॉज द मास ऑफ हेवियर बॉडी इज मोर देन द मास ऑफ द लाइटर बॉडी। द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया, बराबर। मतलब वो क्या बोल रहा है, वो बॉडी का वेट, बॉडी का जो वेट है वो भी इफेक्ट करेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट बॉडी, बराबर, और उसके ऊपर स्पीड डिपेंड करेगा। एफ इजिकल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ स्टार्ट होने वाला है अब। तो मास का क्या इंपैक्ट करेगा, रोल समझ में आया? यस, चलते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास और वेलोसिटी को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपको, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का सिंबल क्या है? पी नहीं है भाई, रो है वो। अब रो में लिख नहीं पा रहा था उसमें, ऐसा है। पी का कमर थोड़ा टेढ़ा है, बराबर। रो, रो मास इनटू वेलोसिटी। रो इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी, बराबर। क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है समझते हैं। If a body is at rest, its velocity is, so its momentum is, अगर कोई बॉडी का आपको मोमेंटम पता लगाना है, अगर वो बॉडी रेस्ट पे, तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो जीरो को, मोमेंटम विल बी, इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या है इसका यूनिट? ए मास का यूनिट बोलो ना दोस्त, वेलोसिटी का यूनिट बोलो, मोमेंटम का यूनिट बोलो। समझ ला सर, ये हटा के लिखो ना, जो डिनोमिनेटर ऊपर गया -1। समझा? अ ट्रक इज मूविंग विथ अ वेरी लो स्पीड। ट्रक का स्पीड क्या बेटा? कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ हैवी मास ऑफ द ट्रक। एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्लोप लेते हैं, एक स्लोप है, इस पे एक ट्रक रख दिया, एकदम हटा दिया, ड्राइवर को हटा दिया, सिर्फ ट्रक चल रहा है। नैतिक गया, बोला मैं रोकूंगा। नैतिक में मस्त थी, मैं बोला नहीं कर पाएगा भाई, बोलते नहीं सर मैं हाथ लगाऊंगा रुक जाएगा वो, बराबर। मतलब जा मरना है तो, करेक्ट। सो किल द पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ हैवी मास ऑफ द ट्रक। क्यों हुआ बेटा ये हैवी मास ऑफ द ट्रक? सर हुआ क्यों, हुआ क्यों वो समझाओ पहले। अरे भाई हुआ क्या, ट्रक वॉज लाइक दिस, करेक्ट। ये अपना ट्रक है, नहीं ट्रक है यार, हर बार BMW थोड़ी ना, अरे ट्रक है। ट्रक का मास ज्यादा रहेगा, ट्रक का मास क्या रहेगा दोस्त? ज्यादा रहेगा। इनडायरेक्टली इसका स्पीड क्या है दोस्त? कम है, बट ये दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो एक मोमेंटम डेवलप हो जा रहा है। अब नैतिक बेचारा हड्डी पसली हो, क्या ही फोर्स लगा देगा इस पे, करेक्ट है, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास क्या है? कम है। तो यहां पे मोमेंटम ज्यादा लग गया एज कंपेयर टू मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, सो वो मार देगा, ऑफकोर्स मार देगा यार, मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, मास प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ, सर सिर्फ मास, वेलोसिटी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बंदूक लिया मैंने ओरिजिनल वाली, और एक ऐसे उठाया खट मार दिया इसको, दोनों केस में मर यही रहा है, करेक्ट। अब बोलोगे बंदूक की गोली कितनी छोटी सी होती है, उसका मास कितना है? नेग्लिजिबल, थोड़ा सा ये मास। अभी इतना बड़ा मास फिर भी मर रहा है, क्योंकि यहां पे दूसरा काम किया दोस्त। समझ में आया? दोनों केस में यही मर रहा है,
एक बार मास से, दूसरी बार वेलोसिटी से, बराबर, बुलेट वाला एग्जांपल. सो इन शॉर्ट, मास एंड वेलोसिटी बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर मोमेंटम. होप सो यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड मोमेंटम. मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होता है? इट इज नथिंग बट मास इनटू. सुपर्ब. लिख के ले लो मोमेंटम के बारे में. देखो एक एक फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलेशन. बराबर. एक बॉल है, वो अगर उस पर फोर्स लग रहा है, क्या एक्सीलेट कर रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ में मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स. ये न्यूटन्स ने बताया. बराबर. उसने बोला आप क्या उसको वेलोसिटी दे रहे हो, करेक्ट, वो मास इनटू एक्सीलेशन इज नथिंग बट ए. करेक्ट है. तो इसी को बोला गया है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलेशन. टेक ए हेडिंग. न्यूटन सेकेंड लॉ. एक बड़ा सा प्यारा सा हेडिंग दे दो, न्यूटन सेकेंड लॉ. फिर एक लाइन पे लिखो F इज इक्वल्स टू एम ए. F इज इक्वल्स टू एम ए. The net force acting on an object, the net force acting on an object is equivalent to, is equal to product of its force is equal to product. Product मतलब multiply. शाबाश. लिखा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलेशन. बस, और तक नहीं लिखना है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए हमने पहले लिखा है. बराबर. What is acceleration? Change in velocity with respect to time. बराबर. उसी को एक्सीलेशन बोलते हैं. बराबर. वो बार बार वेलोसिटी अपना चेंज करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. अगर मैं यहां से इमेजिन करता हूं वहां तक जाने में इट टेक्स 60 सेकेंड्स, तो मैं 10-10 सेकेंड में ब्रेकआउट करता हूं. फर्स्ट 10 सेकेंड में वेलोसिटी कम होगा एज कंपेयर टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यार देयर इज चेंज इन वेलोसिटी. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सीलेशन. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सीलेशन विल बी, वापस सुनो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सीलेशन विल बी जीरो ही रहेगा ना भाई. देखो ना, एक बाइक लो, उसको एक्सीलेटर को एक कांस्टेंट पे फिक्स कर दो, आप बार बार वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, क्या एक्सीलेशन विल बी कांस्टेंट. वो गाड़ी सेम स्पीड पे जाएगा. एक्सीलेशन इज जीरो, आपने फिक्स कर दिया है, योर स्पीड विल बी कांस्टेंट. समझ में आ रहा है? यस. इसको और डिटेल में समझते हैं. व्हेन अ मास इज इन किलोग्राम, मास किस में बेटा? केजी में है. एंड एक्सीलेशन इज मीटर पर सेकेंड. बराबर. वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है बेटा? मीटर पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसके लिए 2 सेकेंड आया. समझा लॉजिक? लिख के समझाता हूं और अच्छे से समझेगा. हाँ ना बोलो. वेलोसिटी का यूनिट बोलो, टाइम का यूनिट बोलो. समझा? यस. द यूनिट ऑफ फोर्स इज इन, मतलब फोर्स का यूनिट क्या रहेगा दोस्त? न्यूटन. और m इंटू ए. m का यूनिट किस में है दोस्त? एक्सेलेरेशन का यूनिट किस में है दोस्त? ये सब झमेला को मिला के एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूटन. ये हमने कन्वर्ट भी किया था फर्स्ट चैप्टर में, जो लोग पढ़े रहेंगे मेरे पास.
LMT, इसको प्रूफ करके दिखाया था, ये सेम ही होता है, किया था ना प्रूफ। डायमेंशंस, जो लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े उनको मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। समझा, F इज इक्वल्स टू ma। तो ये सब टर्म को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसका मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलेट, वापस सुनो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलेट 1 kg ऑफ मास, 1 किलो मास ले लो, इन 1 मीटर पर सेकेंड, बराबर। मतलब इसको 1 किलो को 1 मीटर ट्रैवल करने में, बराबर, जिसका स्पीड बार बार चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो तो ही तो एक्सीलरेशन होगा। कितना मीटर ट्रैवल करना है उसको, कितना किलो, 1 किलो, तो उतना फोर्स लगेगा उसको। कितना फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन। समझ में आया। तो ये मैंने 1 kg का एग्जांपल लिया, बस ये kg को चेंज करते जाओ, डिस्टेंस चेंज करते जाओ, उतना फोर्स बार बार आएगा अलग अलग। लेकिन जब 1 kg को एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसको कितना फोर्स लगा, 1 न्यूटन। इज इट क्लियर। सो यही चीज है न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इज इट क्लियर, लिख लो ये। बराबर, F इज इक्वल्स टू ma, सिंपल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सलेट, अब इतना किलो का है और उसका कार है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक्सलेशन दिया है, मास दिया है, F इज इक्वल्स टू मास को एक्सलेशन से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। खत्म करके बताओ आंसर कितना है, आंसर कितना आएगा, खत्म कर लो। एक चिंदी सा एग्जांपल लेके यहां पे वाइंड अप करो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे। टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes, then we will start with your maths